नमस्कार। दिल्ली समय के थफेड़ों को सहकर भी अडिग खड़ा एक ऐसा महानगर है जिसने परिधि में जितनी विधान गलियां हैं उससे कहीं अधिक स्याह और बीभत्स गाथाएं इसके सीने में दफन है। इस ऐतिहासिक धरा ने साम्राज्यों का उत्थान देखा है, संतों की सूफियाना बंदगी महसूस की है और क्रूर शासकों का अट्टहास भी सुना है। किंतु इसी दिल्ली के अंतस में कुछ ऐसी विदारक कथाएं भी जीवित है जो काल क्रम की धूल में विलीन नहीं बल्कि समाज की चेतना पर गहरे जख्म बनकर आज भी रिस रही हैं। सन 1978 की ग्रीष्म ऋतु के अवसान पर घटित एक ऐसी ही नृशंस घटना ने न केवल देश की राजधानी को झकझोर दिया बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक को उद्वेलित कर दिया था। यह कहानी है कानून और मानवीय संवेदनाओं को चुनौती देने वाले दो कुख्यात अपराधियों की, जिन्हें दुनिया रंगा और बिल्ला के नाम से जानती है। एक ऐसा प्राकरणीय कृत्य जिसने तत्कालीन सरकारों के सिंहासन को डुला दिया। लोग इस घटना से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि न्याय की मांग करने के लिए लोग सड़क पर आ गए। उस घटना ने मानो कि दिल्ली में एक जन क्रांति को जन्म दे दिया। दिनांक था 26 अगस्त 1978, 1978। शनिवार का दिन था। दिल्ली के धौला कुआं स्थित ऑफिसर्स इनक्लेव में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, जिनका नाम था कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा, उनकी धर्मपत्नी, उनका नाम था रुमा चोपड़ा, उनके आवास पर कौतुक और उल्लास का वातावरण था। खुशनुमा माहौल था। गृह कार्य को नियत समय से पूर्व निपटाकर वे दोनों अत्यंत उत्सुकता के साथ रेडियो सेट के समीप आसन ग्रहण कर चुके थे, और उत्साह उनमें होता भी क्यों नहीं। जानते उत्साह का कारण क्या था? उत्साह का कारण यह था कि उस रात्रि ठीक 8 बजे आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो पर एक विशेष बाल कार्यक्रम का प्रसारण होना सुनिश्चित हुआ था। इस कार्यक्रम की महत्ता इस परिवार के लिए अत्यंत विशिष्ट, बहुत ही स्पेसिफिक थी। क्यों थी? क्योंकि उनकी 16 वर्षीय मेधावी पुत्री गीता चोपड़ा इस कार्यक्रम की उद्घोषिका यानी कि कंपेयर थी, और उनका 14 वर्षीय अनुज संजय चोपड़ा इस विधा में प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित था। तो एज ए गार्जियन उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि दोनों बच्चों का उस समय बहुत बड़ा बात होता था कि ऑल इंडिया रेडियो पे जाना एक तरह से अपने आप में, एक तरह से जो आज के डेट में कि बहुत बड़े टेलीविज़न पे अगर आपको फीचर किया जा रहा है तो आम आदमी में देखिए कितना उत्साह रहता है। तो उस समय वही था। ऑल इंडिया रेडियो पे अगर किसी का कोई शो आ रहा है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसकी वजह से उनके परिवार में जो उत्साह था कि आज हम लोग को देखना है। रात्रि के ठीक 8 बजे कॉलोनी के शांत परिवेश को घेरती हुई आकाशवाणी की चिर परिचित सिग्नेचर ट्यून गूंज उठी। तत्पश्चात उद्घोषिका का स्वर गूंजा, सभी को सन्ना खत्री का नमस्कार। रेडियो से निसृत इस अजनबी स्वर ने चोपड़ा दंपति के हृदय में एक अज्ञात आशंका और घोर निराशा का बीजारोपण किया। वह स्वर उनकी लाडली गीता का तो नहीं था। चूंकि उनके दिमाग में था कि गीता जो है उस प्रोग्राम की कंपेयर है, वहाँ उसको जाना है, उसी की आवाज़ को सुनने के लिए लोग वहाँ बैठे हुए थे। चोपड़ा साहब तो खुद उनको लेके जाने वाले थे वहाँ, लेकिन दोनों बच्चा जीत किया कि नहीं नहीं, सो पापा हम लोग मतलब अकेले जाएंगे, हम लोग जा सकते हैं। तो बोले ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग घर पे से मतलब इंजॉय करेंगे, तुम लोग जो बोलोगे तो। लेकिन जैसे ही आवाज़ सुन वो एकदम शॉक्ड हो गए, ये तो उसका आवाज़ ही नहीं था। पहले तो उनको लगा कि
हो सकता है कि त्रुटि की वजह से गलत पहले होता था, बहुत सारा चैनल होता था, तो उनको लगा हो सकता है कि गलती से किसी और चैनल को ट्यून कर लिए, तो बार बार उस चेंज करने लगे, उसको फ्रीक्वेंसी को चेंज करने लगे। हो सकता है कि गलत चैनल लग गया हो, लेकिन इसके बावजूद जो है परिणाम कुछ नहीं हुआ। वही आवाज़ बार बार आ रहा है, सना खत्री का आवाज़ आ रहा है, गीता का आवाज़ आ ही नहीं रहा है। तो अंततः उन्होंने यह अनुमान लगाया कि संभवतः अपरिहार्य कारणों से बच्चों का जो कार्यक्रम है निरस्त कर दिया गया होगा। वे निराश तो हुए, परंतु वास्तविक स्थिति जानने का एकमात्र साधन स्वयं बच्चों का घर आगमन था। उनको लगा कि अब जब बच्चे आएंगे तो पता चल ही जाएगा। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया हो सकता है कि लेट से पहुंचा, हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में प्रोग्राम चेंज हो गया होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो उनको लगा कि जब बच्चा घर पे आएगा, वापस लौट के आएगा, तो सब कुछ क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि आखिर हुआ क्या। तो पूर्व निर्धारित जो योजना था उसके अनुसार कैप्टन चोपड़ा जो थे रात्रि के 9 बजे बच्चों को आकाशवाणी महानिदेशालय के मुख्य द्वार पर लाने चले हैं। छोड़ने नहीं गए थे, लेकिन इनका था कि हम लोग वापस जब तुमको आना होगा तो हम आ जाएंगे। तो गए वहाँ पे, तो जैसे ही मतलब वहाँ पे गए, वहाँ पहुँचे, जैसे ही मुख्य द्वार पर जैसे ही जाके बोले कि भाई यहाँ पे मतलब संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा, मेरा जो दोनों बच्चा है, उसका आज प्रोग्राम था, वहाँ जाके पता की कि कहाँ है। तो वहाँ दोनों का कोई नामो निशान नहीं। वहाँ जाके जाके चेक किए हर चीज़, वहाँ पे अटेंडेंस वगैरह चेक किए, वहाँ पे रजिस्टर चेक किए, एंट्री रजिस्टर चेक किए, तो वहाँ पे तो लोग पहुँचे ही नहीं थे। तो अब जब सबसे उनका पूछताछ हो गया, अधिकारी से मिल लिए, और वहाँ पे जब सब लोगों से पूछताछ करके जब श्योर हो गए कि नहीं यहाँ पे दोनों पहुँचा ही नहीं है, तब उनके अंदर से एक अजीब सा डर उनको सताने लगा कि हुआ क्या भाई। उस तरह का बच्चा भी नहीं था, अनुशासित पृष्ठभूमि से आने वाला दोनों बच्चा था, अच्छा परिवार था, नियम कानून वाला फैमिली था, समय के वो लोग पाबंद थे। तो उस तरह से इनका अनुपस्थित हो जाना एक तरह से अस्वाभाविक था, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। तो कुछ समय तक व्याकुलता से प्रतीक्षा करने के पश्चात कैप्टन चोपड़ा ने परिसर के भीतर प्रवेश किया। वहां का एक रथ फिर अधिकारी और सुरक्षा कर्मी के पास फिर गए, पूरा बताने लगे कि नहीं देखिए गीता ऐसी थी, संजय ऐसा था, हो सकता है कि आप लोगों को याद नहीं हो। फिर से वो सारा ब्यौरा दिए, लेकिन इसके बावजूद जब उनको लगा कि नहीं, जब सब लोग बोल दिए कि नहीं यहाँ पे कोई नहीं है, तब उनको लगा कि एकदम उनके ऊपर वज्रपात हो गया। तब मान लो कि उनके शरीर में मतलब काटो तो खून नहीं, इस तरह का उनको डर लगने लगा कि आखिर हुआ क्या भाई। इतना लेकिन अब श्योर हो गया कि जो दोनों बच्चा था संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा, इतना श्योर था कि उस दिन वो लोग आकाशवाणी केंद्र पे नहीं पहुंचे ही नहीं थे। अब भय और व्याकुलता से घिरे हुए कैप्टन चोपड़ा ने तत्काल वहां से अपने आवास पर दूरभाष किया, कॉल किया, और अपनी पत्नी से बच्चों के कुशल मंगल, घर लौटने के विषय में पूछा। उनको लगा कि हो सकता है कि हम इधर आ गए हो, बच्चा लोग उधर निकल गया हो। तो घर पे भी सोचे कि एक बार वाइफ को कॉल करके बोलते हैं, पूछ लेते, हो सकता है कि वो लोग पहुंच गया हो, कहीं और चला गया हो भटक के। तो कॉल किए, उधर से उत्तर आए कि नहीं, यहाँ तो वो लोग आए ही नहीं है, घर पे तो दोनों बच्चों में से कोई नहीं आया है। अब वहाँ से वह चोपड़ा साहब जो है अपना स्कूटर घुमाते हैं और वहाँ से एकदम तीव्र गति से वापस लौटते हैं। बिना समय गवाए अपने सभी मित्र, संबंधी और परिचितों को कॉल करना शुरू करते हैं और एक ही प्रश्न दोहराते हैं कि आप जानते हैं कि संजय और गीता का कोई भी जानकारी हो अगर आपके पास तो हमको बताइए। लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं, सब ने बोला कि नहीं भाई, हमारे यहाँ तो वो लोग नहीं आया है, न हमको कोई जानकारी है। अब उस तूने घर में व्यतीत होने वाला एक एक जो पल है उस सदियों जैसा प्रतीत हो रहा था। चोपड़ा परिवार के लिए लगा जैसे कि एकदम अब समय जो है कठिन ही रहा है, व्याकुलता अपने चरम पे है। बाहर होने वाला जितना आहट और जो वाहन का शोर था उनके हृदय में बार बार एक क्षणिक आशा जगा देता कि हो सकता है कि
गीता आ गया, हो सकता है कि संजय आ गया, लेकिन बार बार वह जो आशा है धूमिल होते जा रही थी, क्योंकि दोनों का कोई नामो निशान नहीं था। 10 साढ़े 10 तक ये दोनों ने मतलब हस्बैंड वाइफ ने इंतजार किया बच्चों का, लेकिन इसके बावजूद जब कुछ नहीं हुआ, कोई सुराग नहीं मिला, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग को पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, पुलिस का शरण लेना चाहिए। अच्छा, अब इसके पैरेलल में एक और कहानी चल रहा है। जब इस तरह का सिचुएशन आया हुआ है, जब चोपड़ा परिवार अपने बच्चों को ढूंढ रहा है, तो उसके पैरेलल में एक और घटना चल रहा है। एक दिल्ली में एक अस्पताल है, दिल्ली में एक अस्पताल है, इसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल। तो जब चोपड़ा साहब अपने गाड़ी से, स्कूटर से जब बच्चों की खोज में दिल्ली के इसी अस्पताल में, इसको विलिंगटन अस्पताल भी कहा जाता है, तो जब चोपड़ा साहब अपने बच्चों को खोजते हुए इस अस्पताल में पहुंचे, उनको लगा हो सकता है कि कहीं गिर हो गया हो या चोट वगैरह लग गया, तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में हो। तो चोपड़ा साहब हॉस्पिटल में ही पहुंचते हैं ढूंढने के लिए। तो ठीक उसी समय एक और संयोगवश दो लोग पहुंचते हैं उसी हॉस्पिटल में, जिसमें एक का नाम है विनोद। विनोद जो है उसके मस्तिष्क पे चोट लगा हुआ है, गहरा चोट का निशान है, और वह जो है आपातकालीन कचमोसिस में प्रविष्ट हुआ। ड्यूटी पर जो चिकित्सक हैं जिनका नाम है यास्मीन इमाम, डॉक्टर है, वही इमरजेंसी ड्यूटी पे है। तो विनोद को जो चोट लगा हुआ है, तो उसको प्राथमिक उपचार देते हैं और बोलते ही, अरे विनोद, तुम्हारा ये जो घाव है बहुत गंभीर है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है, तो एक काम करो, इसका एक्सरे करवा लो। तो और बोलते हैं कि विनोद जी, तुम्हारे साथ हुआ कैसे, मतलब इतना गहरा चोट जो सर पे लगा, ये कैसे लगा है? तो विनोद बोलता है कि रात्रि लगभग 9:30 बजे कुछ अज्ञात असामाजिक तत्व जो है वो लूटपाट के उद्देश्य, रॉबरी करने के उद्देश्य से उन पर घातक प्रहार किया है, और उनकी मूल्यवान घड़ी तथा अन्य सामान भी जो है छीन लिया है, ऐसा विनोद बोलता है। चूंकि यह एक मेडिको लीगल केस बन जाता है, मेडिको लीगल केस बन जाता है, अदर चिकित्सालय परिसर में जो तैनात हवलदार है उसको सूचित किया गया कि भाई आके देखिए, हो सकता है लीगल मामला है। तो इस तरह के केस में पुलिस को जानकारी देना पड़ता है, डॉक्टर जानकारी देता है कि आके इसको एक बार देख लीजिए क्या मैटर है। तो नियमानुसार जो है उसका रिपोर्ट बनता है कि कैसे चोट लगा, क्या हुआ, क्रिमिनल केस है क्या है। तो चिकित्सक ने विनोद को आंतरिक चोट की आशंका के चलते बोला कि भाई तुम अब रात में कहीं मत जाओ, सीवियर चोट है, तुम यहीं पे रुक जाओ। लेकिन विनोद जिद करने लगा, बोला कि नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। और मेडिकल सलाह के विपरीत, डॉक्टर के मतलब सलाह के विपरीत बोला कि हमको तुरंत दीजिए, हम बहुत जल्दी में हैं, सहमति पत्र जो है उस पर हम हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन हमको तत्काल यहाँ से निष्कासित कर दीजिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे रात में। तो जब पुलिस को मालूम चला कि मतलब जो पेशेंट अभी विनोद आया हुआ है, तो बहुत व्याकुल है जाने के लिए, और उसके साथ एक दोस्त भी है उसका। तो जो सब इंस्पेक्टर है वो बोला कि आप जब इतना जिद ही कर रहे हैं, जैसे पुलिस को क्या मालूम कि कैसा आदमी है क्या है, पुलिस को लगा के हो सकता है कि कोई नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी तो रात बिरात के जाता है, हो सकता है कि उसके साथ हो गया हो, कुछ उस तरह का घटना हो गया हो। लेकिन इसके बावजूद पुलिस उसके साथ जाती है कि ठीक है, अब जब जाना ही चाह रहे हैं तो जाइए, लेकिन एक बार आप अपना लोकेशन जो है वो बता दीजिए, लिखवा दीजिए, दिखा दीजिए, या कम से कम घटना हमको बता दीजिए कि हुआ क्या है थोड़ा सा, ताकि अगर वाली कोई क्रिमिनल इन्वॉल्व हो तो हम लोग उसमें हैं जो उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। तो विनोद और उसके साथ जो दोस्त था उसका जो नाम बताया, हरभजन बताया, तो विनोद और हरभजन के साथ पुलिस गई साथ में। तो वह अपना फिएट कार दिखाया जिसका पंजीकरण क्रमांक था DH280, जो हरभजन और विनोद जो गाड़ी नंबर दिखाया। तो पुलिस टीम को लेकर वहाँ कथित जो घटनास्थल था, जो विनोद और जहाँ बोला था कि चोरी हुआ है, वहाँ ले जाके पुलिस को वहाँ ले जाके पहुँच गया। जब पुलिस को वहाँ लेके पहुँचता है तो बहुत ज़्यादा वैसा कोई वहाँ सस्पेंस
मतलब ऐसा रहता नहीं है जैसा ही लोग एक्सप्लेन किया था कि बहुत बड़ा डकैती हुआ है और वहाँ पे मतलब इस तरह का हम पे अटैक हुआ है, इस तरह का कुछ कुछ जो, तो वहाँ पे कुछ ब्लड का वैसा कोई सैंपल वहाँ मिला नहीं, ना ही वहाँ कोई कपड़ा का टुकड़ा मिला, नहीं कोई संगीन वारदात या कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह जो होता है, जो आसपास कोई वैसा आदमी भी नहीं मिला जो उस चीज़ को कंफर्म कर सके। तो डाउटफुल तो था, पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ, कन्फ्यूजन में भी थी पुलिस, लेकिन फिर भी 1:15 के आसपास रात में देर भी हो रहा था, लेट नाइट भी हो रहा था, तो जो विनोद है और हरभजन है वो जाके पुलिस स्टेशन बोलता है कि जो सर हम लोग तो सिविलियन आदमी, हम लोग आप लोग बेकार मतलब परेशान कर रहे हैं, एक तो हमारे साथ इस तरह का घटना भी हो गया है, इसके बावजूद आप लोग हम पे डाउट कर रहे हैं, सो हम लोग जो बताना था बता दिए, अगर आप लोग को और भी डाउट है तो आप हमें एड्रेस दे दे रहे हैं, आप अपना एड्रेस उसको नोट कर लीजिए, कल सुबह जब होगा तो आके आप कंफर्म कर लीजिए, तो जो चीज़ है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो रात का टाइम था और मतलब अपना पुलिस व्यवस्था जो उससे भी आप चिर परिचित हैं, पुलिस को भी लगा कि चलो हटाओ यार, इतना इतना क्यों लोड लेना है, तो एड्रेस जो भी वो लोग बताए वो लोग लिख लिया, और बाकी पुलिस सोचा कि अब आगे का कार्रवाई कल देखा जाएगा, जो होना होगा कल करेंगे। तो रात का टाइम था, 1-1:30 बजे वो लोग दोनों हरभजन और विनोद वहाँ से जो है निकल गया। अब अगले दिन क्या है कि 27 अगस्त को, अब वो रात जो है ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डे होता है 27 अगस्त को जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अन्वेषण अधिकारी जब मामले के सत्यापन और अग्रिम पूछताछ के लिए विनोद और हरभजन जो पता लिखवाया था उस पर जब पहुंचते हैं, तब उनको उनका जो है पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। उनको पता चलता है कि तो पूरा फर्जी पता है, वहाँ तो ना कोई विनोद रहता है ना कोई हरभजन रहता है। जिस कारखाने का वो लोग नाम बताए थे कि यहाँ पे हम अपना आजीविका चलाते हैं, यहाँ पे हम रहते हैं, यहीं से हमारा मतलब जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, यहीं पे हम एम्प्लॉयड हैं, यहीं पे काम करते हैं, तो वो कारखाने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पुलिस को अब लगे कि भाई कैसा केस है, ना तो उसका घर ना तो एड्रेस सही लिखवाया। अब पुलिस को मतलब लगने लगा कि कुछ ब्लंडर हो गया कल। अब जो है आरटीओ का रिकॉर्ड जो है वो खंगाला गया, क्योंकि गाड़ी का नंबर था DHI करके 280। तो जब खंगाला गया तो पता चला कि ये तो कार का है, ये नहीं है, ये तो कोई वेस्पा स्कूटर है, उसका उसका ही नंबर है, कार का नंबर नहीं है। तो अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अंतर ध्यान हो चुके थे। अब उनको लग गया कि हम यहाँ से निकल गए, मतलब उन लोग चकमा दे चुका था। उधर जो अब चोपड़ा जो परिवार है जिनका बच्चा नहीं मिल रहा है, तो चोपड़ा परिवार के लिए 27 अगस्त की संपूर्ण रात्रि भी घोर अंधकार और अश्रुओं में विलीन हो गई। एक दिन तो पूरा उधर बेकार हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट डे 27 अगस्त था, उस दिन भी उनको कोई क्लू नहीं मिला, बच्चा का कोई क्लू नहीं अभी मिला है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आशा की किरण जो थी प्रतिपल छीन हो रही थी। फिर 28 अगस्त का सूर्योदय हुआ, परंतु उस दिन भी कोई शुभ समाचार नहीं मिला। लेकिन 29 अगस्त को रात्रि के लगभग 3:15 में, रात्रि में 3:15 के आसपास कैप्टन चोपड़ा के आवास पर एक दूरभाष की घंटी जो है बजती है, घरघना उठती है, ट्रीन ट्रीन। रात में उनको लगता है कि भाई कौन इतना रात में कॉल कर रहा है। तो जब वो देखते हैं कि कौन कॉल कर रहा है, किसका कॉल बज रहा है, तो देखते हैं कि वहाँ कोई मतलब कॉल पे कोई पुलिस स्टेशन कोई अधिकारी है, बोलता है कि तत्काल दिल्ली के रिज एरिया में आप पहुँचे। रिज एरिया मतलब दिल्ली का एक सघन वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है। पुलिस बोलती है कि हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, सो आप जल्दी से जल्दी जो है चोपड़ा साहब पहुँचिए यहाँ पे, जंगल का जो एरिया है रिज एरिया, वहाँ पे आप जल्दी से जल्दी आइए। रात में 3-3:30 बजे। अब उनके हृदय में जो है अनिष्ट की आशंका जो है कैप्टन चोपड़ा उनकी पत्नी दोनों के मन में मतलब एकदम हो जाता है कि अब क्या हो गया भाई। और रात क्या जो अंधेरा है उसी में घने जंगल की ओर दोनों निकल पड़ते हैं हस्बैंड वाइफ। तो पुलिस उनको इन्फॉर्म करती है कि जो वहाँ पे जंगल जो है वहाँ पे झाड़ में 2 बच्चा का लाश मिला है, सो आपको शिनाख्त के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, शिनाख्त आपको करना होगा।
वहाँ पे दोनों का लाश रखा हुआ था, उसके ऊपर वाइट कपड़ा रखा हुआ था, सफ़ेद कफन रखा हुआ था। तो जैसे ही चोपड़ा साहब उसको हटाते हैं ना, कपड़ा वो, तो उनका समझिए कि पूरा संसार उजड़ जाता है। वो जो दोनों शव था वह किसी और का नहीं बल्कि उनके लाडले संजय और जो लाडली बेटी गीता थी, गीता चोपड़ा, ये बॉडी वही दोनों का था। यह दृश्य इतना विभत्स था कि पत्थर का दिल भी पिघल जाए। दोनों शवों पर कीड़े रेंगने लगे थे और अपघटन यानी कि सड़ने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी थी। 3 दिन 4 दिन से बॉडी वहां पे रखा हुआ है, कोई फेंका हुआ है, तो उसमें क्या होगा? उस निशंसता का विवरण शब्दों में बयां करना मानवीय संवेदनाओं से परे है। बॉडी का जो हालात था, जो कंडीशन था, उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है। दोनों निर्दोष बच्चों के शरीर पर किसी धारदार और नुकीले शस्त्र से अनगिनत प्रहार किए गए थे। गीता के शव को स्थिति स्पष्ट रूप से किसी घृणित यौन उत्पीड़न की ओर लग रहा था कि इंगित कर रहा है। उसका बॉडी देखकर लग रहा था कि कुछ यौन उत्पीड़न का भी हो सकता है कि मामला है। अपराधियों ने अत्यंत क्रूरतापूर्वक जो है उसका हत्या किया था। साक्ष्यों को मिटाने के उद्देश्य से शव को उस निर्जन वन में कीड़े मकोड़ों के बीच बचन के लिए छोड़ दिया गया था। दिल्ली के उस स्याह जंगल में जो सत्य मिला था उसमें न केवल एक हंसते खेलते परिवार का ही समूल्य नष्ट किया था, बल्कि अब देश की राजधानी में एक ऐसा आक्रोश का ज्वाला धधकने लगने लगा जिसकी गूंज अब दशकों तक शांत नहीं होने वाली थी। उनका जो शरीर जो मिला था, संजय और गीता चोपड़ा का जो बॉडी था, जो छत विछत जो बॉडी था, जो शव था, उसकी प्राप्ति ने संपूर्ण राष्ट्र के जनमानस में एक तीव्र आक्रोश की ज्वाला प्रज्वलित कर दी थी। उस समय ऐसा घटना हमेशा थोड़ी बहुत कॉमन नहीं था। उस समय बहुत लिमिटेड इस तरह की घटनाएं होती थी। तो वह अपने समय का एक बहुत बड़ा एक शॉकवेव था नेशन के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। जब समाचार पत्र में इस जघन्य और हृदय विदारक कांड को जब छापा गया, उसके मुख्य पृष्ठ पे जब छापा गया, तो और इसमें तो उसे और जो है मामला जब कॉमन लोगों तक पहुंचने लगा, नेक्स्ट डे तुरंत अखबार में आया, लोग उसको देखने लगे, दोनों का फोटो उसमें छपा, गीता चोपड़ा का और संजय चोपड़ा का, दोनों बच्चों का जब चेहरा छपा, तो उस समय क्या हुआ कि वो जो दोनों का चेहरा जब छपा तो उस समय एक प्रतिष्ठित वहाँ के चिकित्सक थे दिल्ली के, जब देखे उसको कह रहे, दोनों चेहरा को देखे तो उनको लगा कि तो चेहरा लग रहा है जाना पहचाना है। दोनों बच्चा का चेहरा वो देखते ही पहचान गए कि 2 दिन पहले हम इन लोग से मिले हुए हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि वो जो चिकित्सक है वो तुरंत पहुंच गए थाना में इस चीज़ को बताने के लिए, बिना समय गवाए। तो वह पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो था, पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले थाने में पहुंचे और बोले कि भाई 26 अगस्त जो है उस दिन शाम में जब दिल्ली के धौला कुआं क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी तो ये दोनों बच्चों को हम देखे थे। ये लोग दोनों जो है खड़ा था, पहले हो सकता है कि पैदल चल के जा रहा था वहाँ, तो दोनों वहाँ पे वेट कर रहे थे लिफ्ट लेने के लिए। तो जो कि लिफ्ट लेना था और ये चिकित्सक थे और ये उस रास्ते से क्रॉस कर रहे थे, तो दोनों को देखे कि सब घर का लड़का है, बच्चा है, तो गाड़ी रोक दिए चिकित्सक। तो वो दोनों को बोले बच्चा को तुम लोग अंदर आ जाओ, जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ तक हम आपको लिफ्ट दे देंगे। तो बच्चा लोग बोला कि हम लोग को तो यहाँ आना है, गोल जो डाक खाना है, एक्चुअली इन लोग जाना था आकाशवाणी केंद्र में, लेकिन बोले कि आप हमको गोल डाक खाने के समीप जो है उतार दीजिएगा। तो डॉक्टर बोला कि ठीक है हम उधर ही से जा रहे हैं। तो जहाँ पे उनको लगा कन्वीनियंट लगा, आकाशवाणी केंद्र के पास नहीं लेकिन उससे दूर गोल डाक खाने के पास, तो वहीं पे जो है उसको उतार दिए, दोनों बच्चों को उतार दिए। बोले कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ से मेरा रास्ता जो है चेंज हो जाएगा।
तो वहां तक के लिए लिफ्ट दे दिया। तो अभी पुलिस इस सुराग पर विचार कर ही रही थी कि 26 अगस्त की संध्या में कुछ और अन्य विचलित करने वाले दृश्य सामने आ गए। तो होता क्या है कि एक आदमी और पहुंचता है पुलिस स्टेशन में। तो इसका नाम है भगवान दास। ये जो आदमी पहुंचता है इसका नाम है भगवान दास। भगवान दास जब पहुंचता है तो बोलता है कि भाई हम धौलकपुर मार्ग से गुजर रहे थे, तो उस समय हम रास्ते में देखे थे कि पीला कलर का फिएट कार हम देखे थे। अब देखिए धीरे धीरे जो है पूरा स्थिति स्पष्ट हो रहा है। डॉक्टर पहले बोला कि हम वहाँ पे उतारे थे, इसके बाद भगवान दास भी पुलिस स्टेशन पहुंचे, चेहरा देख के उनको भी याद आया कि हम देखे थे। तो बोले कि हम भी एक फिएट कार देखे थे उस दिन, और उसमें कुछ असामान्य था, मतलब नॉर्मल नहीं था, उसमें कुछ असामान्य हो रहा था। वहाँ से चीख पुकार का आवाज आ रहा था। किसी अनिष्ट की आशंका से घिरकर उन्होंने कुछ दूर जो है वो उस गाड़ी से कुछ दूर पे अपना स्कूटर खड़ा किया और पैदल ही जो है भगवान दास उसकी ओर बढ़े गाड़ी की ओर। जब उनको कुछ आवाज सुनाई दिया तो देखे कि अरे आगे जो है दो पुरुष बैठा हुआ है, जबकि पीछे जो पीछे वाले सीट पे दो बच्चे वही दोनों बैठे हुए थे, गीता और संजय। फिर हम भगवान दास कहते हैं कि हम ये भी देखते हैं कि जो पीछे बालिका बैठी हुई है वो तीव्र प्रतिरोध कर रही है, लड़ाई हो रहा है, बाल नोच रही है, उसका आगे जो बैठा हुआ है उसका बाल नोच रही है। जो बच्चा है वो भी जो है सहचालक के साथ जो है हाथापाई कर रहा है। तो भगवान दास बोले कि हमको मतलब एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि मामला जो है अपहरण का है। देखने ही से साफ पता चल गया कि मामला जो है अपहरण का है, क्योंकि दोनों का वेशभूषा और पीछे वाली जो दोनों बच्चे हैं दोनों का वेशभूषा से लग गया कि क्या वहाँ पे हो रहा है। भगवान दास जो है वो अकेला आदमी जब वो देखे कि वहाँ पे गाड़ी में इस तरह से हो रहा है तो वो पहले तो शोर मचाना शुरू कर दिए। वो यहाँ तक कि कार के हैंडल को भी पकड़ने का प्रयास किए, लेकिन एकाएक जो है जो गाड़ी जो ड्राइवर जो बैठा हुआ तो उसको एक्सीलेटर को दाब देता है गाड़ी को। और गाड़ी जो है जब एक्सीलेटर जोर से आप एकाएक दाबिएगा तो गाड़ी जो है तुरंत पूरा फुल स्पीड में वहाँ से निकल गया। अब भगवान दास को लगा कि इसको छोड़ना तो नहीं है, वो पूरा तत्परता और इसे लग गया उसके पीछे। वो अपना परिचय दिए सूझबूझ का कि नहीं छोड़ेंगे नहीं, पूरा उसका पीछा करने लगे गाड़ी का। गाड़ी आगे आगे और पीछे से जो है भगवान दास जो है उसका पीछा कर रहे हैं। उन्होंने गाड़ी का नंबर जो है नोट किया HR के 8930 और त्वरित गति से वो है समीप का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर सूचना भी दी कि ऐसा बात है कि गाड़ी का नंबर जो है आप नोट कीजिए। इसके बाद एक और आदमी पहुंचता है गाड़ी के करीब। जब ये गाड़ी जब स्पीड में जा रही थी ना तो एक इंद्रजीत नाम का आदमी है वो भी जा रहा था स्कूटर से उसी टाइम, जब ये स्पीड में जो गाड़ी वहां से निकला ना जो भगवान दास से क्रॉस करते हुए। अब जब इंद्रजीत जा रहा है तो इंद्रजीत का गाड़ी जो स्कूटर से जा रहा है तो उसमें एकदम सटा के जो है वो जो गाड़ी है उसका फिएट जो गाड़ी है उसको एकदम रेस ड्राइविंग करते हुए निकलता है। तो इंद्रजीत भी एक मतलब गवाह बनता है। इंद्रजीत भी बताता है पुलिस को कि साहब मैंने स्पष्ट देखा कि उस कार की जो पिछली सीट है उस पर एक किशोर और किशोरी जीवन मरण का संघर्ष कर रहे थे, और इस स्थिति की गंभीरता को मापते हुए मैंने अपने स्कूटर की गति बढ़ाई और कार के समानांतर आने का प्रयास किया। मैंने चिल्लाकर उनसे पूछा भी कि क्या समस्या है बच्चों, क्या बात है। तभी भीतर बैठे उस बालक ने खिड़की की ओर हाथ हिलाया और अपने कंधे से बहते हुए रक्त की ओर संकेत किया कि देखिए मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है। इंद्रजीत भी हार नहीं माना, वो भी गाड़ी का पीछा किया, लेकिन चूंकि गाड़ी इतना रफ चला रहा था रंगा बिला कि मतलब रेड लाइट तक को ध्वस्त करते हुए जा रहा था, और एकाएक जो गाड़ी है उसको रॉन्ग साइड में घुसा दिया अपने फिएट को। तो इंद्रजीत जो है वो भी कुछ दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन चूंकि अपोजिट साइड से गाड़ी आ रहा था तो इंद्रजीत जो है वो कुछ देर के बाद रुक गया, क्योंकि उसको लगा कि रात का टाइम है, हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए, तो वह रुक गया। और ऐसे जैसे ही वो रुका मतलब कुछ देर के रुका उतना देर में तो गाड़ी वहां से गायब ही हो गया। वो जो रंगा बिल्ला जिस गाड़ी में बैठा हुआ था जिसमें दोनों बचे थे उसको लेकर वहां से गायब हो गया। लेकिन कम से कम इतना हुआ कि दिल्ली पुलिस को जाके इसने भी इन्फॉर्म किया। तो आप देख रहे हैं ना कि एक दो जो लोग थे ऑलरेडी जाके पुलिस को इन्फॉर्म भी कर रहे थे, और ये सब उस दिन हुआ है सेम डे। पुलिस को ये बताया जा रहा है कि इस तरह का घटना जो है
हो रहा है। अब पुलिस अधिकारी जो हमेशा की तरह होता है कि घटना स्थल यहाँ पे है तो हमारे क्षेत्राधिकार का नहीं है, आपके क्षेत्र का है, आपके क्षेत्र का, यही होने लगा। इसके वजह से क्या हुआ कि ये सब औपचारिकता के चक्कर में पुलिस को जो इम्पोर्टेंट घंटा था, जहाँ पे अगर कुछ एक्शन होता तो हो सकता है कि बच्चा दोनों बच सकता था, उस समय तो इसी में मतलब बर्बाद हो गया कि क्षेत्राधिकार किसका है। अब इस घोर लापरवाही के समानांतर पुलिस की एक अन्य अन्वेषण टीम उस क्षेत्र में भगवान दास द्वारा रिपोर्ट किए गए नंबर HRK 8930 को खोजने भी निकली। एक जगह पे पुलिस बोली कि नहीं, जो भगवान दास जो नहीं लिखवाए थे गाड़ी का नंबर, उसको खोजने निकली। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस से भी यहाँ पे एक और भूल हो गया। अब पुलिस से हुआ कि भगवान दास से हुआ, मतलब वो जो गाड़ी का नंबर बता रहे थे ना, HRK जो बोल वो था, और वो गलती से MRK मतलब वो लोग सुन लिए थे, तो गलती से वो जो है वो जो राइट जो है अल्फ़ाबेट वो आया ही नहीं। तो हमेशा रात भर जो है जो गाड़ी ढूंढा भी गया पुलिस के द्वारा, वो गलत ही गाड़ी था, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला। या तो वायरलेस में सुनने से कुछ हुआ, कन्फ्यूजन हो गया, या तो जो भगवान दास के मेमोरी में हो सकता है कि कुछ उनको उतना अच्छे से दिखा नहीं, याद नहीं आया। जो भी हुआ, तो रात भर जो गाड़ी ढूंढा भी गया हुआ कोई और गाड़ी था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है सीन क्लियर होने लगा। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मस्तिष्क में दो ऐसे नाम ने दस्तक दी। अब उनको लगा, जब अगले दिन कि क्या मामला है, तब उनको लगा कि हो सकता है कि यह मामला क्या है। क्योंकि उस दिन भी जो हॉस्पिटल में जो दो लोग थे उनसे जोड़ा गया, फिर जिनका कोई अता पता नहीं चला अगले दिन, फिर चोपड़ा फैमिली से बात हुआ, फिर भगवान दास से बात हुआ, तब उनको लगने लगा कि क्लियर होने लगा कि वो जो लोग रात में आए थे वो कौन थे। हो सकता है कि उन जो है उनका हाथ हो इसमें। अब इन दोनों का नाम जो है भूलिया, जैसे ही पता चला तो अब इनका रिकॉर्ड देखा गया रंगा बिला का, तो पुलिस रिकॉर्ड में इनका नाम ऑलरेडी पहले से दर्ज था, कि क्योंकि ये लोग पहले भी क्राइम कर चुका था। अब जो है जैसे इन लोग का बहुत सारा क्राइम था, कार का चोरी, राजमार्ग पे कहीं लूटपाट, कहीं सेंधमारी। तो पुलिस रिकॉर्ड में ये दोनों रंगा बिल्ला का नाम था। और कुछ कुछ हुलिया जब लोगों ने बताया तो यह तो क्लियर अब हो गया कि इसमें यही दोनों का हाथ है। पुलिस अब श्योर हो गई कि रंगा और बिल्ला जो है बिन्ही का नाम है। अब इन इन दोनों को ढूंढना है। अब इतना स्पष्ट हो गया कि यह काम जो है यही लोग हुआ है, यही लोग किया है। अब जो है पुलिस वो बात करती है, जो भी लोकल उनका इन्फॉर्मर है उनसे बात किया जाता है, सबसे बात किया जाता है, लेकिन कोई ऐसा मतलब इनपुट मिलता नहीं है पुलिस को। हर जगह से वही खाली हाथ। एग्जैक्ट इनको लोकेशन पता ही नहीं चलता है कि बिरंगा बिल्ला है का। हर जगह सर्च ऑपरेशन वगैरह चलाया जाता है, लेकिन कहीं रंगा बिल्ला का कोई अथी नहीं। तो फिर रेखा चित्र इनका बनवाया जाता है, जो हुलिया है उसका, और प्रमुख जो समाचार पत्र है उसमें डाल दिया जाता है, प्रकाशित कर दिया जाता है। अब जो इनका दोनों का चेहरा है, रंगा और बिल्ला जो दोनों अपराधी है, अभी आम जो जनता है उसके पास पहुंच चुका है। अब पुलिस इस इंतजार में है कि जैसे ही कोई आदमी इनको पहचानेगा, हुलिया इनका पहचानेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो आगे का जो है कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन कोई कितना भी शातिर अपराधी हो, अपराध जगत का एक शाश्वत नियम है कि अपराधी जो भी कितना भी चतुर, कितना भी दुसाहसी क्यों न हो, वह घटनास्थल या परिस्थिति के जाल में कोई न कोई ऐसा पदचिन्ह अवश्य छोड़ जाता है जो अंततः उसके विनाश का कारण बनता है। रंगा और बिला के मामले में भी नियति ने कुछ ऐसा ही विधान रचा था। एक और जहां पुलिस इन दोनों के टोल लेने में पूर्णतः असमर्थ सिद्ध हो रही थी, वहीं दूसरी ओर साक्ष्यों की एक अदृश्य श्रृंखला भी है स्वमेव जो है आकार ले रही थी। दिनांक 31 अगस्त 1978 प्रातःकालीन उत्तरी दिल्ली के मजलिस पार्क क्षेत्र जो है उसमें का एक कोलाहल उत्पन्न हो गया।
एक विधि एक गली के मोड़ पर विगत कुछ समय से एक फिएट कार लावारिस अवस्था में पड़ी थी, जिससे स्थानीय निवासियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब काफी समय तक उस वाहन को हटाने कोई सामने नहीं आया, तो स्थानीय नागरिक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए क्षेत्रीय पुलिस को सूचित किया। अब पुलिस वहां पहुंचती है दल बल लेके कि फिएट कार मिला हुआ है और उसको कोई हटा नहीं रहा है। पुलिस देखती है भाई कि इसका क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें DHD 7034 लिखा हुआ था। फिर उसको जाके चेक कर दी है गाड़ी नंबर, तो पता चलता है कि गाड़ी कोई अशोक शर्मा का है। अशोक शर्मा दिल्ली के एक व्यवसायी थे, यह उन्हीं का फिएट कार था। तो उनको जब बुलाया जाता है कि अशोक जी आपका गाड़ी यहाँ पे मतलब है, तो अशोक शर्मा बताते हैं कि मेरा गाड़ी तो चोरी हो गया था। पुलिस कहती क्या चाहिए, ये आपका चोरी का गाड़ी है। तो जब उनको कंफर्म करने के लिए बोलते हैं, सत्यता को परखने के लिए बोलते हैं पुलिस की, आप चाबी जो है लेके आइए। चाबी लेके आते हैं अशोक शर्मा। जैसे ही उसमें डालते हैं तो फट से एक बार में जो है वो लॉक खुल जाता है। तो अब इतना तो श्योर हो चुका था कि जो कार क्रमांक DHD 7034 जो है वो अशोक शर्मा की चोरी की हुई जो कार थी वही है। मतलब इसका असली मालिक जो है अशोक शर्मा है, और कोई जो है चोरी करके उसको वहाँ गाड़ी को रख के चला गया है। फिर जब कार के अंदर जाया जाता है, चेक करने जाते हैं, तो देखते हैं कि ले उसके अंदर जो है मूल्यवान म्यूजिक सिस्टम और लाउड स्पीकर जो लगा हुआ था वह वहाँ नहीं है, नदारद है वहाँ से। तुरंत फोरेंसिक वालों को बुलाया गया, विशेषज्ञ होगा कि चेक कीजिए क्या है भाई मामला, अंदर आके चेक कीजिए। अब वहाँ पे फिंगरप्रिंट और पाम प्रिंट जो है विशेषज्ञ जो है उसको स्टेयरिंग व्हील से, डैशबोर्ड से, खिड़की से सारा चीज़ का वहाँ जांच होने लगता है। वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट मिला था, जो हथेली का निशान मिला हुआ था, सब चीज़ का जांच होता है। तो जब गहन उसमें तलाशी लिया जाता है कि भी इनको भी डाउट होता है कि हो ना हो ये घटना जो है उससे जुड़ा हुआ हो। तो इसका जांच थोड़ा सा पहले भी ऑलरेडी गलती हो चुका है, तो इसका जांच जो है जो भी साक्ष्य मिलता है उसको ढंग से रखते हैं। तो जब उस गाड़ी को लोग चेक करते हैं तो दो तीन चीज़ वहाँ पे क्लू मिलता है। वहाँ पे ब्लड सैंपल मिलता है, कुछ टूटा हुआ बाल मिलता है, सिगरेट का जो टूटा हुआ जो बड्स होता है ख़त्म होने के बाद वो सब मिलता है। महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली धातु की एक चेन होती है, सूक्ष्म धातु की चेन, उसका टूटा हुआ लॉक मिलता है, कुछ एलोपैथी का दवा मिलता है उसमें से। जब और भी अंदर जाके उसको चेक किया जाता है डिक्की को, तो वहाँ से एक नंबर प्लेट मिलता है DAI 1221। तो वैसे ही वहाँ पे देखते हैं कि 3-4 नंबर प्लेट जो फर्जी नंबर प्लेट है वहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। कौन हो चोर जो है बार बार उसको बदल रहा था घटना के बाद। तो अब इनको एक चीज़ समझ में आ गया कि ये वही गाड़ी है, क्योंकि जो फर्जी फर्जी नंबर प्लेट मिल रहा था तो उसमें याद कीजिए जो दर्शी थे एक भगवान दास, तो बताए थे एक नंबर, तो वो जो नंबर बताए थे भगवान दास वही नंबर जो है उसी से हूबहू मेल खाता हुआ एक नंबर प्लेट भी मिलता है। तो इनको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली हुआ गया, मतलब घटना को अंजाम देने के बाद नंबर प्लेट उसको चेंज कर दिया गया। फिर नंबर उसे भी मिलाया जाता है जो हॉस्पिटल ये लोग जब अपना गाड़ी लेके गया हुआ था, तो उस समय जो नंबर प्लेट था वो भी उसमें मिल जाता है गाड़ी के डिक्की में, जो हरभजन और विनोद बन के लोग दोनों गया था, रनू और बिल्ला, जो हॉस्पिटल में लोग पहुंचा था। तो इस तरह से वहाँ पे देखता है कि जो टायर है, टायर पे उस पर जो मिट्टी लगा हुआ है वह मिट्टी भी उधर का है, रिज एरिया का है, जहाँ से जो दोनों बॉडी मिला था बच्चा का, जिसके शिनाख्त के लिए चोपड़ा जी को बुलाया गया था, जो वही दोनों का बॉडी था, दोनों बच्चों का। तो उस जंगल का मिट्टी भी वहाँ से बरामद होता है। तो अब सारा जो चीज़ है वह क्लियर हो जाता है। पुलिस को अब सारा चीज़ जो है आँख के सामने नजर आने लगता है कि उस दिन हुआ क्या। पहले ही लोग घटना को अंजाम देता है, गाड़ी का नंबर चेंज करके हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाने के बाद फिर वहाँ से भागता है, फिर गाड़ी का नंबर चेंज करता है। तो इस तरह से उनको आइडिया लग गया कि जो है वहाँ हो क्या रहा है। इधर पूरा पब्लिक में भी उफान आया हुआ है, पूरा आक्रोश आया हुआ है कि जब सब पता ही है तो उसको ढूंढ के लाओ।
अरेस्ट करो, अब तो कम से कम अरेस्ट करो। लेकिन अब कहीं कुछ मिले तब ना, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कुछ है। पुलिस पूरा दबाव में है, पुलिस पे मतलब सब लोग उंगली उठा रहे हैं। लेकिन देखिए नियति का खेल कि दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर आगरा में ना एक घटना घटता है। एक ट्रेन है कालका मेल, तो दिल्ली की सीमा के निकट एक यमुना नदी के विशाल लौह पुल को पार करने से पूर्व तकनीकी कारण के कारण जो ट्रेन का जो गति है वह थोड़ा धीमा हो जाता है। अच्छा, अब इसी ट्रेन में एक मिलिट्री का कोच भी है, सैन्य एक डब्बा भी वहाँ पे है। तो अब उसमें जो है एक आदमी चढ़ जाता है उसी समय, जैसे ही स्लो होता है यमुना नदी के पास कालका एक्सप्रेस। तो जब वो स्लो होता है तो उसमें दो लोग चढ़ते हैं। तो उस डिब्बे में जो मिलिट्री और जो चढ़ते भी किस में है, जो मिलिट्री का जो स्पेशल कोच होता है उसमें दोनों चढ़ जाते हैं। तो डिब्बा में जो तैनात है लांस नायक रैंक का जो सैन्य अधिकारी है, वह तत्काल टोकते हुए कहता है कि यह सैन्य श्रेणी का डब्बा है, इसमें आम नागरिकों का जो प्रवेश है वह सर्वथा के लिए वर्जित है, तो आप तुरंत अगले स्टेशन पर उतर जाइए। तो अग्रिम सीट पर बैठा जो दोनों संदिग्ध युवक जो चढ़ गया था ट्रेन के अंदर, वह पूरा आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो है प्रत्युत्तर देता है। मिलिट्री का जो ऑफिसर था जो उनको उतरने के लिए बोल रहा था, उसको बोलता है कि अरे भाई, नियम हमें मत सिखाओ, हम भी मिलिट्री इंटेलिजेंस से ही हैं और अभी विशेष ड्यूटी पर हैं। लेकिन अब भाई मिलिट्री का तो मतलब इतना नज़र कमज़ोर नहीं है ना, उसको समझ में नहीं आएगा कि सामने कौन बैठा हुआ है। तो लांस नायक को उनकी शारीरिक भाषा और बात करने के लहजे पर भी संदेह हुआ, डाउट का। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि यदि आप सेना से हैं तो अपना सैन्य पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड जो है उसको प्रस्तुत कीजिए। इस पर उनमें से एक युवक ने अत्यंत कुटिल मुस्कान के साथ अपने साथी की ओर देखते हुए कहा, क्यों भाई, इन्हें हमारा भरा हुआ आइडेंटिटी कार्ड दिखा दे क्या? और उसका जो संकेत था दूसरे आदमी का जो बोला कि अपना आइडेंटिटी कार्ड इनको दिखा दे क्या, तो अपने दोस्त को इशारा अपने जेब की तरफ करा था जहाँ उसने अवैध अपना कट्टा रखा हुआ था, बंदूक रखा हुआ था, छोटा वाला कट्टा, कि दिखा दे गया इनको पुलिस वालों को अपना आइडेंटिटी कार्ड। तो पुलिस तो समझ गई कि दोनों जो है नॉर्मल है नहीं, या तो ये लोग अपराधी है नहीं तो डकैत। अब उनका पाला पड़ना था मिलिट्री वाला से, और ऊपर से ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में भी था, एकदम बम बम था। इनको लग रहा था कि मर्डर करके निकले हुए हैं दिल्ली में, तो हम लोग से ज़्यादा कौन यहाँ पे ही है, कौन पकड़ेगा हम लोग। पुलिस समझ गई इनको कि ये लोग दोनों जो है अपराधी प्रवृत्ति का है, सिविलियन तो नहीं, सीधा साधा आदमी नहीं है, सिविलियन भी है तो एक दुष्ट प्रवृत्ति का सिविलियन। तुरंत जो है पुलिस उनको पकड़ लेती है, रस्सी से उनको जकड़कर वहीं सीट में बांध देती है कि रुको। तभी एक जवान का दृष्टि डीपी के कोने में पड़े एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र पे पड़ता है। उसी समय न्यूज़पेपर वहीं पे रखा हुआ था, और उसमें वही जो चोपड़ा किडनैपिंग केस जो था उसके बारे में पूरा जानकारी दिया हुआ था, पूरा विवरण उसमें दिया हुआ था। तो जवान जैसे ही उस अखबार के चित्र का मिलान करता है वो दोनों व्यक्ति से, बोलता है अरे यार, तो यही दोनों है, रंगा और बिल्ला। ये तो एकदम चेहरा मिल रहा है, न्यूज़पेपर से उसको दिख रहा है कि तो यही दोनों है। अब लोग अवाक रह गया कि अरे यार, को किसको पकड़ लिए, तो एकदम हूबहू वही, यही दोनों अपराधी है, इसको तो पुलिस उधर ढूंढ रही है। और बताइए, इसको मिलिट्री यहाँ पे मतलब इस तरह से एकदम अनएक्सपेक्टेड, कोई सोचा भी नहीं था इसको पकड़े हुए हैं। फिर इसको जो टॉर्चर मतलब वहाँ फिर देखती है पुलिस, मिलिट्री वहाँ देखती है, जब इसको पकड़ती है तब इनका थोड़ा वही जो मिलिट्री वाली करते हैं, दवाई जो देते हैं, तो इनको दवा दिया जाता है दोनों को। तब जाके ये लोग बोलते हैं कि हाँ, हम ही जसबीर सिंह उर्फ रंगा और कुलविंदर सिंह उर्फ बिल्ला, हम लोग ही दोनों हैं, हम लोग ही दोनों हैं। मतलब फिर तो ये तो सर्वाधिक मतलब वांछित क्रूरतम हत्यारा ये लोग दोनों हैं। अब देखिए कि नियति का एक साधारण फेरबदल के कारण स्वयं चलकर जो रंगा और बिल्ला जो दोनों है, वह स्वयं चलकर सेना के जवान के जाल में फंस गए।
तुरंत अगला स्टेशन आता है, वहाँ पे जीआरपी पुलिस होती है, रेलवे पुलिस जो होती है, और जो तत्पश्चात जो दिल्ली पुलिस का जो विशेष टीम है उसको वहाँ पर तुरंत बुलाकर ये दोनों को वहाँ सुपुर्द कर दिया जाता है कि आप लोग पकड़िए, यही दोनों को आप लोग ढूंढ रहे थे। अब संपूर्ण देश में जो है एकदम राहत का जो है जाता है, गुड न्यूज जाता है कि चलो कम से कम ये लोग दोनों जो है पकड़ा तो गया, कम से कम ये दोनों जो है पुलिस के चपेट में तो आया। चाहे जो भी हो, अब इसको मतलब कठोर से कठोर अब सजा तो मिलेगा ही, लेकिन थोड़ा सा जो है जन आक्रोश इससे ये होता है। तो जब इन लोग दोनों को बंदी बना लिया जाता है, और जब इस तरह का जो विवरण जो भी होता है कि मतलब ऑल ऑफ द सडन ये लोग मिलिट्री बोगी में चढ़ जाता है और पकड़ा जाता है, तो समाज में है कि बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, प्रबुद्ध वर्ग भी है, पढ़ा लिखा हुआ, इंटेलिजेंट, सब तरह का आदमी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब ये जो इंसिडेंट है इसको पुलिस जानबूझ के इस तरह का कहानी कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इतना कोइंसिडेंस कैसे हो जाएगा। और सुनने में भी लग रहा था कि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो जाएगा भाई, कि खुद से कोई जाके मतलब उस कोच में बैठ जाए और वहां से पकड़ा जाए। अब पुलिस को है कि उस चीज़ को साबित करना है, तो अब एविडेंस ढूंढना शुरू करती है पुलिस। तो उस क्षेत्र में जाती है जहाँ पे कार को लावारिस छोड़ा गया, सब जगह जितना भी, अब पुलिस का एक ही था कि कैसे भी करके भाई एविडेंस लेके आओ, जैसे जैसे एविडेंस मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोर्ट में तो एविडेंस चलेगा ना, वहाँ तो कबूलनामा से सिर्फ थोड़ी काम चलेगा। तो पुलिस जो है अपना लग जाती है कि नहीं, हम लोग को कैसे भी करके एविडेंस जुगाड़ करना है, और ताकि मतलब उसके ऊपर जो आरोप लग रहा था कि राजनीतिक दबाव में आकर जो है पुलिस किसी भी दो आदमी को पकड़ के ले आई है, दिल्ली में इतना प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, तो बस प्रेशर से बचने के लिए किसी दो आदमी को पकड़ के बोल रही है कि तुम एक्सेप्ट कर लो, और पुलिस तो जानी जाती है भाई इस तरह के काम के लिए। तब जाके पुलिस जो है हॉस्पिटल में जो वहाँ पे आदमी था, जो वहाँ पे गार्ड वहाँ पहुँचा हुआ था, तो उस गार्ड से मिलती है जो वहाँ पे ऑलरेडी उस समय मौजूद था। फिर जाती है तो जो जो और जो दो तीन लोग जो वहाँ पे गवाही दिए थे कि हम देखे हैं, सबको बुलाया जाता है। तो धीरे धीरे करके जब भी सबका एक बालिया बयान लिया जाता है, चेहरा मिलाया जाता है, दोनों को साथ में ला के शिनाख्त करवाया जाता है, तो थोड़ा बहुत एविडेंस जो है मिलने लगता है, गवाह जो है वो लोग आने लगते हैं। फिर दोनों को अलग अलग रखा जाता है, रंगा और बिल्ला को, दोनों को एक दूसरे से पूरा संपर्क तोड़ दिया जाता है, दोनों से कहानी जो है अलग अलग सुना जाता है, फिर उसको मैच किया जाता है। तब उससे जो है पता चलता है कि कहाँ झूठ बोल रहा है रंगा, कहाँ बिल्ला, कहाँ झूठ बोल रहा है। फिर जब चार्जशीट फाइल करने का जब बारी आता है, तो अंतिम बार जो है पुलिस पूछती है, मतलब दो तो इनको ऑलरेडी एविडेंस मिल चुका था, फिर ये दोनों को बोलती है इसमें से रंगा जो है वो थोड़ा इससे कम बदमाश रहता है, बिल्ला, तो उसको बोलती है कि तुम बताओ कि एक्चुअल जो है मामला क्या है। अगर तुम बता दोगे तो हो सकता है कि तुम पे थोड़ा कम कार्रवाई हो, अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो पूरा जो स्टोरी है, जो बस सही सही तुम बता देते हो जो हुआ इंसिडेंट, तो तुम पे हो सकता है कि तुम सरकारी गवाह बन जाओगे, तो थोड़ा कम तुम पे हुआ कार्रवाई। तब जो है वही सारा चीज बोलना शुरू करता है कि हुआ गया। तो एक्चुअली में उस दिन क्या हुआ, जब ये बताना चालू करता है तो बोलता है कि जब डॉक्टर की गाड़ी से ये लोग दोनों उतरते हैं, तो जो रंगा और बिल्ला का जो फिएट गाड़ी आ रहा था ना, ये जस्ट उस डॉक्टर के गाड़ी के पीछे था। तो ये लोग दोनों जब उतर के वहां पे फिर से ये लोग लिफ्ट के लिए, जो दोनों बच्चे हैं ये वहीं पे खड़े रहते हैं रोड पे, और उस दिन ही दोनों डिसाइड करता है रंगा और बिल्ला कि जो भी पहले आएगा, जो भी पहले मिल जाए उसको हम लोग आज अपराध मतलब कर देना, किडनैप कर लेना, चाहे जो भी हो। संजोग का खेल था कि ये दोनों बच्चा मिल गया वहाँ।
और ये दोनों को ही गाड़ी पे बैठा लिया। अब ये दोनों को जब गाड़ी पे बैठा लिया तो बैठाने के बाद ये लोग बोले कि हमको उतार दीजिएगा, हमको आकाशवाणी जाना है। और जो कि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ दूर पे ले जाके उतार चुके थे डॉक्टर साहब, तो बस थोड़ा सा नजदीक ही था, ज़्यादा दूर था नहीं। लेकिन जब गाड़ी उधर नहीं मुड़ के किसी और गली में मुड़ता है तो ये लोग दोनों बच्चों को तुरंत एहसास हो जाता है, और ये लोग दोनों का हुलिया भी रंगा बिल्ला का उस तरह का था। ये लोग को एहसास हो जाता है कि कुछ गलती हो गया हम लोग से। तभी लोग हल्ला करना शुरू करता है। वहां से जो है संघर्ष जो है स्टार्ट होता है। तो कभी ड्राइवर इनको पकड़ रहा है, रंगा बिल्ला इन लोग की तरफ मतलब झपट रहा है, कभी ये लोग झपट रहा है, तो यहाँ से होते होते लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। तब इन लोग को लग जाता है रंगा बिल्ला को कि अब गाड़ी को रोको, और नहीं तो इसको कहीं ऐसा जगह पे लेके चलो जहाँ पे कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है। तब इस गाड़ी को लेके जाते हैं लोग जंगल में, और जंगल में ले जाने के बाद भले ही दोनों के साथ जो है मारपीट किया जाता है, बहुत बुरे तरीके से मारपीट किया जाता है। फिर गीता के साथ भी मतलब यौन अपराध होता है उसके साथ। और फिर जो है उसका जो संजय है उसको वहाँ से बोलता है ये लोग कि चलो तो सो अब छोड़ देंगे। तो इनको लगता है कि ठीक है, जो होना है मतलब जितना इन जो करना था इन लोग को, जितना इन लोग जानवर बन सकता था बन गया, तो हो सकता है कि अब छोड़ देगा। तो जैसे ही मतलब संजय आगे बढ़ता है तो उस पर अटैक कर देता है बिल्ला, उस पर अटैक कर देता है, उसको मार देता है। और उसको मारने के बाद फिर ये लोग डिसाइड करता है कि इसको भी मार दीजिए, गीता को भी मार दिए। और फिर ये दोनों को मार के वहीं पे बॉडी को वहीं पे रख देता है, और इसके बाद गाड़ी में बैठ के कुछ दूर गाड़ी को ले जाता है वहाँ से हटा के, और फिर गाड़ी को कहीं और ले जाके ऐसे ही रख देता है। और चूंकि उस समय जो लड़ाई हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, तो उसमें तो चोट लग गया था रंगा को भी। तो उसको लेके अपना जाता है उस हॉस्पिटल में। और संयोग बस सोचिए कि उसी समय उस हॉस्पिटल में उसके पापा भी ढूंढने आए थे। लेकिन इनको क्या पता था कि जो विनोद बन के आया है, हरभजन बन के आया है, छोली में रंगा बिल्ला है। तो इस तरह से सारा चीज़ है। फिर तब तक पुलिस को हर चीज़ मिलती है, सारा इकबालिया बयान मिलाया जाता है, गाड़ी में जो फिंगरप्रिंट था वो सब मैच करवाया जाता है। तो सदर न्यायालय ही में ही मतलब बोल दिया जाता है कि नहीं, इसको फांसी का सजा हुआ है, ये दोनों को फांसी का सजा दिया जाए। क्योंकि इस तरह का घटना उस समय आम नहीं था। फिर उसी चीज़ को कंटिन्यू करती है। जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट में ही मामला जाता है, तो वो भी बोलते हैं कि एकदम सीधी, इसमें कोई मर्जी नहीं, फांसी का सजा दीजिए, इसको कैपिटल पनिशमेंट दीजिए। 364 का भी धारा लगता है, अपहरण का, बलात्कार का 302 का, हत्या का लगता है, 376 का बलात्कार का भी लगता है। सेम इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट भी मेंटेन रखती है, बोलते कि नहीं, इसमें कोई मर्जी नहीं होगा, इनको फांसी का सजा ही दिया जाएगा। और तिहाड़ में 1982 31 जनवरी को ही दोनों को, रंगा और बिल्ला को जो है लीवर खींच दिया जाता है, फांसी का जो फंदा है उस पर लटका के। लेकिन इसके वजह से क्या है कि जो इनके फांसी देने की वजह से उनके लाइफ में तो कोई अंतर नहीं आता है ना। चोपड़ा फैमिली में जो उस तरह से जो हो गया, जो उनके फैमिली में जो रिक्त स्थान आ गया, तो कभी नहीं भरने वाला था। वो जो होना था वो तो हो गया उनके फैमिली में। ये तो उनके ज़िंदगी का जो ऐसा चोट था कि अब शायद वो कभी, अब वो भरेगा भी नहीं। दो बच्चे और दो का दोनों जो है उसको भगवान छीन लिए। और ये दोनों बलात्कारी और ये दोनों जो मर्डर है इनके कारण। लेकिन इस तरह का जो वहाँ पे संघर्ष वो दोनों ने दिखाया, संजय चोपड़ा और गीता जो वहाँ पे संघर्ष की, जो अपना साहस दिखाई, तो उसके लिए दोनों के नाम से पुरस्कार भी चलाया गया। साहस पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है वो दोनों के नाम से। रंगा और बिल्ला का जो इतिहास का भले ही पन्नों में काले अक्षरों के साथ विलीन हो गया, लेकिन गीता और संजय चोपड़ा का बलिदान आज भी
जो है देश के प्रत्येक नागरिक के हृदय में वीरता और न्याय की एक शाश्वत लौ बनकर प्रज्वलित है। तो याद रखिए कि इतिहास जो है वह मतलब जो जो लोग बुरे हैं उनको तो उसी तरीके से याद किया जाएगा ना, उनके बुराई के लिए याद किया जाएगा। लेकिन जो लोग साहस दिखाते हैं, जो लोग डटे रहते हैं, जो लोग अंतिम तक प्रयास करते हैं, उनको भी दुनिया याद रखती है। तो इसी तरह से इस कहानी का अंत होता है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में किसी और कहानी के साथ, किसी और क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।